साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक प्रैक्टिकल पॉइंट पर जो है मैं डिस्कस करूँगा, जो विषय है ये जुड़ा हुआ है साइबर क्राइम से। देखिए, अमूमन ये क्वेरी आ रही है मेरे पास में कि हमें आते हैं नोटिस साइबर थाने से। उसमें लिखा होता है कि आप जो है थाने आ जाएँ, कुछ आपसे जानकारी चाहिए, उसको जो है स्पष्ट करें और जो कार्रवाई है उसमें सहयोग करें। और कुछ शर्तें जो है उसमें लिखी होती हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा कहना होता है आरोपियों का। अल्टीमेटली करें तो क्या करें, जाएँ या नहीं जाएँ? अगर नहीं गए, तो ये ना हो जाए कि हमें जो अथॉरिटी है वो डिटेन कर ले या अरेस्ट कर ले और अगर हम गए, अगर हमको अरेस्ट कर लिया, तो हमको लोकल सपोर्ट क्या मिलेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको नॉलेज होती नहीं है कानून की और जब भी आपको आती है लीगल ट्रबल, तो जिनके पास आप जा रहे हो, उनको भी नॉलेज नहीं है अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो अल्टीमेटली आप समाधान जो है प्राप्त नहीं कर पाएँगे। हमारा कानून क्या कहता है कि जब आपके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो समाधान करना भी ज़रूरी है। अगर समाधान नहीं हुआ आपकी ग्रीवेंसेस का, तो ऐसे सिनेरियो में जो आपके फंडामेंटल राइट हैं या आपके जो विधिक अधिकार हैं, वो पूर्णतः प्रभावित हो ही जाएँगे। तो इसलिए जब भी आपको आए नोटिस, सबसे पहली बात घबराना नहीं है। देखिए, एक ऐसा पन्ना जो है आएगा आपको, क्लियर है? उस पन्ने में सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा होगा थाने का नाम। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। उसके नीचे होगा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। फिर होगा धारा 35 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस के तहत नोटिस। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। देखिए धारा 35 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस क्या है? सबसे पहले इसको अपन नोट डाउन करते हैं कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव में। बेसिकली 41 ए सीआरपीसी का नाम आप सबने सुना होगा। मैंने कई बार उसमें कंटेंट लिखा भी है। बेसिकली संजीवनी बूटी है, जो आपको सेव करती है फ्रॉम द इल्लीगल अरेस्ट। अरेस्ट को लेके प्रोविजंस क्या है? इसके लिए आपको धारा 35 सब क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ बी बीएनएसएस का जो है पढ़ना होगा। वे गिरफ्तार कब होंगे आप? कि आपने कोई संज्ञेय अपराध किया है पुलिस ऑफिसर के सामने। दूसरी बात ये कि आप जाँच कार्रवाई में जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका अरेस्ट जो है ज़रूरी है। तीसरी बात, आप गवाहों को टैम्पर कर रहे हैं, आप एविडेंस को जो है डिसअपीयर कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को जो कि एक्विंट है विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसको आप कंपेल कर रहे हैं कि वो कुछ भी डिपोज़ नहीं करे आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय या किसी पुलिस के अंदर, या आप भाग सकते हैं या कोई विशेष कारण है जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक है, वहाँ पर गिरफ्तारी आपकी हो गई होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी इल्लीगल मैनर में नहीं हो सकती है, गिरफ्तारी मैकेनिकल मैनर में नहीं हो सकती है, गिरफ्तारी के लिए विशेष कारण का उल्लेख करना होगा। इसके अलावा एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है अर्नेस्ट बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट का डेट है 2 जुलाई 2014, जिसमें साफ-साफ लिखा गया है कि कोई भी गिरफ्तारी मैकेनिकल वे में नहीं होगी। गिरफ्तारी की पावर होना और उन्हें एक्सरसाइज़ करना 2 अलग-अलग स्थितियाँ हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। जब भी आपको आएगा नोटिस, उसमें आपका नाम लिखा होगा। उसमें लिखा होगा कि आप किसी निश्चित समय या दिनांक को किसी निश्चित थाने पर जो है उपस्थिति दर्ज कराएँ और आपसे जो है जाँच करनी है, और अगर आप नहीं आएँगे तो आपके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर नोटिस आपको आ गया है, तो इट मीन्स आपको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और धारा 35 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आईओ है, उसको ये रीज़न टू बिलीव है कि आप कर रहे हैं कोऑपरेट और आप भाग नहीं रहे हैं और आपसे जाँच कार्रवाई सुगमता से हो सकती है, आपका अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में वो आपको नोटिस देगा धारा 35 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस में, उसमें डेट, टाइम, प्लेस जो है लिखा होगा। अगर आप नहीं जाएँगे, तो फिर आप पर जो है एक्शन लिया जाएगा, अगर आप पहुँच गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आती है प्रैक्टिकली, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं हूँ अजमेर राजस्थान में, नोटिस आया मुंबई महाराष्ट्र से, तो आप लोग जो है जा नहीं पाते, वहाँ लोकल सपोर्ट आपको मिल नहीं पाता है, तो आप यूजुअली क्या करते हो, नोटिस को अवॉइड करते हो। देखो, नोटिस को अवॉइड नहीं करना है, आपको कम्युनिकेशन में आना है। अगर आपको ये नहीं मालूम पड़ पा रहा कि आपका रोल क्या है किसी क्राइम में, या आपका अकाउंट जो है सीज़ नहीं हुआ है, फिर भी आपको जो है नोटिस आ गया है। कुल मिलाकर के अगर आप ब्लाइंड हैं, तो आप कंसर्न नंबर पे जो है फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए, क्लियर है? अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप थ्रू लॉ फर्म जाइए लोकल काउंसिल के पास में, जो उस एरिया का जो लोकल काउंसिल है। वो लोकल काउंसिल जाएगा थाने के ऊपर ये मालूमात करने के लिए कि आपका एग्ज़ैक्ट रोल क्या है उस क्राइम में, ताकि ये मालूम कर सकें कि आपको नोटिस जो है क्यों आया है। अगर आप थाने पहुँच भी गए, तो कौन-सी जाकर आप कार्रवाई में जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे इफेक्टिवली, या कौन-सा आप जो है डिफेंड कर पाओगे अपने आप को प्रॉपर्ली। कुल मिलाकर के जब तक आपको नॉलेज नहीं है फैक्ट्स के ऊपर, नॉलेज नहीं है लॉ के ऊपर, अगर वहाँ पहुँच भी गए, तो आप समाधान जो है प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर नोटिस आया है, केस जो है आपको सर्टेन नहीं है, आपको स्टिल ये कन्फ्यूज़न है कि क्यों बुलाया गया है, आप थ्रू लॉ फर्म जाइए लोकल काउंसिल के पास में।
लोकल काउंसिल फैक्ट्स को गैदर कर सकता है और आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि वास्तव में क्या हुआ है और वास्तव में आपको क्यों बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हमें जानकारी है तो उसको प्रॉपर डिफेंड करने में हमको जो है ईज़ी रहेगा और आगे करना क्या है इस बारे में समुचित आपको लीगल राय जो है मिल पाएगी। तो ये स्टेप जो है अपने को फॉलो करना है। अगर आप नहीं गए, मान लीजिए आपने अवॉइड कर दिया, तो आपको आएगा रिमाइंडर नोटिस। ये भी आप जो है नोट डाउन कर लो, इवन आपको थाने से फ़ोन भी आ सकता है। अगर फिर भी आप नहीं जा रहे हो तो कंसर्न मजिस्ट्रेट से लेंगे गिरफ्तारी वारंट और फिर गिरफ्तारी आपकी हो जाएगी। पर एक बात ध्यान रखना कि अगर साइबर क्राइम है, अगर आपका नंबर और डिटेल जो है साइबर पुलिस के पास में है, तो लगातार जो है आपको ये ट्रैक करते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए अगर आपके मन में विचार है कि हम फ़ोन बंद कर लेंगे, भाग जाएँगे, गायब हो जाएँगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बुलाया है, तो बुलाया है, हमें जाना है, तो जाना है। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखना। और अगर आप जो है प्रॉपर्ली जवाब नहीं दोगे या प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करोगे या इवेट करोगे फ्रॉम द प्रोसेस, तो वहाँ पर गिरफ्तारी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हमें जानकारी मिल गई भाई ये केस है और हमें इस केस में इस तरह से इन्वॉल्व किया गया, तो क्या करें? अगर मामला जो है गंभीर है और आपका रोल भी जो है पैनिक है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ज्ञापन सौंपना है अधिकारियों को। आप लोग क्या करते हो? लगाते हो एंटीसिपेटरी या क्वेश्चन, ऐसी गलती मत करो। एंटीसिपेटरी का बेसिस क्या है? आप मुझे खुद बताओ। एंटीसिपेटरी का बेसिस है कि अगर कोई मामला झूठा है, उसमें आपको जो है फँसाया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर आईओ चाहता है गिरफ्तार करना आपको गलत तरीके से और आपको चाहता है ह्यूमिलेट करना, तो वहाँ एंटीसिपेटरी बिल लाई करेगी। अब आपने क्या करा? एफआईआर ली और लगा दी एंटीसिपेटरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कॉपी लो एफआईआर की। सबसे पहले ये असर्टेन करो कि आपका रोल क्या आ रहा है एफआईआर में। क्लियर हो गया? अगर आपका नाम नहीं है, रोल नहीं है एफआईआर में, तो आपका रोल कब आया? जो रोल आपका आ रहा है, जो हमारी जानकारी में आया थ्रू लोकल काउंसिल, उसका एक समुचित जवाब जो है तैयार कर लो, जिसको हम बोलते हैं ज्ञापन। ये ज्ञापन सौंप दो आईओ को। अगर आईओ तब भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, तो इस बात की प्रॉपर एविडेंस को जो है मेंटेन करते हुए चलो। मैं आपको ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कोई भी एविडेंस बाय द वे ऑफ कॉर्शियन इंड्यूसमेंट जो है कलेक्ट नहीं की जा सकती। अगर आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप कन्फेस कर लो, तो ऐसा एक्ट जो है धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विपरीत है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे स्पॉन्टेनियस कि अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस है सबमिट करेंगे हायर अथॉरिटी को और कंसर्न कोर्ट को, ताकि हम उनका इल मोटिव जो है शो कर सकें। अगर जाना पड़ता भी है एंटीसिपेटरी के लिए, तो हम ये शो कर सकते हैं कि हमें नाजायज से जो है परेशान किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कन्फेशन के लिए। जब हमने मना कर दिया, तो ऐसे सिनेरियो में दे आर गोइंग टू प्रेस अस, दे आर गोइंग टू अरेस्ट अस, तो वहां पर बेनिफिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के हमें हर एक पॉइंट पर काम तो करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मानता हूँ प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेट है, पर अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे प्रोसेस के अंदर, उससे भागोगे या उसको इवेट करोगे, तो फायदा आपको क्या मिलेगा? कुल मिलाकर के सारा खेल है गणित का। गणित समझनी पड़ेगी आपको। नोटिस आ गया, देयर इज नो नीड टू वरी। फर्स्ट असर्टेन व्हाट इज योर रोल। लोकल काउंसिल के पास जाएं, उसके थ्रू जो है रोल स्पेसिफिक कराएं और प्रॉपर लीगल राय लेकर के प्रॉपर जवाब सबमिट करें। आप लोग कई बार जवाब सबमिट नहीं करते हो या आपके जवाब जो है वो होते हैं इनकंसिस्टेंट, नुकसान फिर आपको भुगतना पड़ेगा। फिर मत कहना कि हमारा जो है नुकसान हो गया। इसलिए किसी और क्वेश्चन अच्छा है कि पहले खुद काम करो अपने केस के ऊपर, और जिनके पास जा रहे हो उनको नॉलेज नहीं है तो अच्छे वकील बुक करो। कम से कम आपका जवाब तो प्रॉपर आ जाए। अगर आपने पैसा बचा लिया, अल्टीमेटली क्या होगा? उसका जो रिपरकशन है वो बहुत भारी होगा। गलत सलत जवाब दे दिया, उसको पुनः जो है ठीक करने में और पुनः जो है नया काम करने में बहुत पैनिक जो है होने वाला है। फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? जो कुछ लिख दिया आपने वो आपका हो गया स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट से आप बाध्य हैं और धारा 121 बीएसए के प्रावधान जो है लागू हो जाएंगे। फिर आप कैसे बचोगे मुझे बताओ। इसलिए कुछ भी चीज लिखने से पहले 10 बार सोचो और लिखने के बाद उसको पढ़ो 20 बार। कोई ऐसी बात तो नहीं लिख दी हमने जो इनकंसिस्टेंट है या हमारे खिलाफ जो है जा सकती है, और यही पैटर्न लेके अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो बच पाएंगे, अदरवाइज नहीं बच पाएंगे। तो क्लियर है? तो इसलिए काम जल्दबाजी में नहीं करना है। प्रॉपर फैक्ट्स को समझो, उसके बाद आपका रोल क्या आ रहा है उसको समझो, ज्ञापन सौंपो। उसके बाद भी ह्यूमिलेशन हो रहा है, फिर हमको जाना है एंटीसिपेटरी या क्वेश्चन के लिए। उससे पहले देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू बी इन एंजाइटी टू मूव फॉर एंटीसिपेटरी एंड क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये जानकारियां आप जो है लोगों को साझा भी करें, ताकि अगर लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अल्टीमेटली दे कुड हैव अ सॉल्यूशन हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू वर्कआउट इन दैट सिनेरियो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।